चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी लीडरों का बाकायदा रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। बीजेपी अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट का पार्टी ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया और रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक तकरीबन 40% अरकान असेंबली की कारकर्दगी खराब पाई गई। 27% अरकान पार्लियामेंट की कारकर्दगी भी इत्मीनान बख्श कही नहीं जा सकती। और चलिए नाज़रीन, मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी सर्वेश तिवारी का। सर्वेश, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए इना जी, ये रिपोर्ट कार्ड जो है महाराष्ट्र के तमाम जितने विधायक हैं और जितने भी सांसद हैं उनको लेकर है, और ये किसी सामाजिक संस्था या किसी अन्य एजेंसी का सर्वे किया हुआ नहीं है, बल्कि खुद बीजेपी पार्टी के हैं जो आला कमान है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। 2 दिन पहले मुंबई में एक बैठक ली गई थी जिसमें तमाम नेता मौजूद थे और उस दौरान इस रिपोर्ट को जाहिर किया गया था। उसमें तमाम विधायक और एमपी भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, उनके जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर सभी विधायकों को, तमाम जितने संबंधित थे जिनके खराब कामकाज थे, जिसमें आंकड़ा जो 40% बताया जा रहा है, सांसदों का 27% बताया जा रहा है, वो सब बताया गया। और ये रिपोर्ट कार्ड के जरिए ये बात पार्टी की तरफ से समझी जा रही है कि साल 2019 में जो चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर बीजेपी काफी सतर्क हो चुकी है। अपने किसी भी नेता या किसी भी विधायक या किसी भी सांसद की जो पूरी कार्यप्रणाली है जिसको लेकर पार्टी को नुकसान पहुंचे, उस तरह का कोई पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसलिए सभी को ताकीद दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी कार्यप्रणाली का जो उनका स्तर है उसको बड़े लेवल पर सुधार करें। जी सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप वहां पर मौजूद रहे हैं, क्या कोई ऐसा भी लीडर है, कोई ऐसा नाम है जो शायद इस बार हमें नजर ना आए? ऐसी कुछ वहां पे बातचीत दिखाई दी, सरगर्मी दिखाई दी? और देखिए इना जी, अभी किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन जो 40% जो आंकड़ा विधायकों का है, ये 40% आंकड़ा सीधे सीधे महाराष्ट्र के 40% जो विधायक हैं उनके ऊपर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। जो 27% सांसद हैं उनके ऊपर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट कार्ड किसी और एजेंसी के द्वारा मुहैया कराया जाता तो काफी गंभीर बात कही जा सकती थी, लेकिन जब पार्टी के मुखिया ही मौजूद हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में अपने ही नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा रहे हो, तो बात और भी गंभीर बनती है। आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि सभी को उस मीटिंग के दौरान उनकी जो रिपोर्ट है उसको लेकर लेटर भी इशू किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से तमाम नेताओं के रिपोर्ट कार्ड निकाले गए हैं, उसको लेकर कुछ कैबिनेट विस्तार भी करने हैं, उसको लेकर भी आकलन लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही महाराष्ट्र में जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस पर भी मुख्यमंत्री एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। चलिए, तो महाराष्ट्र की सियासत जो है वो इस वक्त सरगर्म है और इस पर भी लगातार आपके जरिए हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी सर्वेश तिवारी, जो कि बता रहे थे कि बीजेपी ने आज अपने कुछ कारकुनों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, यानी अलार्म दे दिया है। आगे बढ़ेंगे। समाजी कारकुन प्रकाश अंबेडकर ने आरएसएस पर कड़ी तनकीद कर डाली। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास हथियार हैं, वो मुल्क में अपना राज कायम करना चाहते हैं, जबकि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मुल्क में महकमा पुलिस काम कर रहा है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि किसी को भी भारी हथियार रखने की इजाजत नहीं है। अंदर जो है इस देश की सुरक्षा रखने के लिए आर्मी है, इंटरनल सुरक्षा रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, और उसी तरह ब्रिटिशों के वक्त का जो आर्म्स एक्ट बना हुआ है, उस आर्म एक्ट के मुताबिक आपको सिर्फ पिस्टल रखने की इजाज़त है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये संगठन के पास ये हथियारें कहाँ से आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनके सप्लायर कौन है, ये सबसे बड़ा बात है। ये हथियार खरीदने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आया, ये है। और ये आप सैन्य की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं तो भी संदेह है कि ये अंतर्गत पुलिस डिपार्टमेंट जो है
उसको ख़त्म करके ये अपना एक नई पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा करने की कोशिश में है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल हम लोग आज इस सरकार के सामने रख रहे हैं। हर इस देश का व्यक्ति जो पूंजीपति है, जिसके पास पैसा है, वो खरीद लिया और कहे कि भैया AK-47 खरीद लिया और फिर कहे कि नहीं मैंने पूजा के लिए खरीदी है, और उसके साल भर में जो है उसका इस्तेमाल जो है किसी को डराने और धमकाने के लिए वो, ये मेरे ख्याल से बेकानूनी राज है। इस बेकानूनी राज को खत्म करना चाहिए। अदाकारा तनुश्री दत्ता जिनसी हिरासानी मामला है कि तूल पकड़ता जा रहा है। डीसीपी मंजूनाथ शिंगे ने कहा कि अदाकारा तनुश्री दत्ता की शिकायत पर मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ओशिवरा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 2018 एक्टर तनुश्री दत्ता इनके कंप्लेंट के ऊपर ओशिवरा पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ है। CR नंबर 446/2018 अंडर सेक्शन 354 509 IPC। कंप्लेनेंट के हिसाब से ये जो गुना है ये 26 मार्च 2008 फिल्मिस्तान स्टूडियो गोरेगांव वेस्ट में ये हुआ था, और कंप्लेनेंट के वर्षन के हिसाब से 4 लोगों का नाम उन्होंने उनका कंप्लेंट में लिया है, और उसका आगे का तपास ओशिवरा पुलिस स्टेशन कर रहा है। और वहीं तनुश्री दत्ता के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुंबई में महिला कांग्रेस विंग की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। महिला विंग की सदर डॉक्टर अजंता यादव ने कहा कि हमारा मकसद मुल्क भर की खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करना है। वर्किंग वीमेंस को अक्सर निशाना बनाया जाता है। इस मौके पर उन्होंने मरकज पर खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकामी का भी इल्जाम लगाया। महिलाओं को सपोर्ट करना है, और खासकर उन महिलाओं को जहां पे वर्किंग प्लेस में हैरेसमेंट होती है, और ज्यादा से ज्यादा जो फिल्म इंडस्ट्री के महिलाओं को जब काम करने के लिए बुलाया जाता है और जब वो लोग अपना काम करते हैं तो वहां पे जो सेक्सुअल मॉलेस्टेशन होता है उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी है। आजकल जो बीजेपी का पूरा रंग रूप है आपने देखा है कितना झूठा है। नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हमने बढ़ाई है, लेकिन हर 5 मिनट में एक रेप पूरे दुनिया में होता है। तो इस तरीके का जो उन्होंने कायदे कानून बनाए और उस पे जो अमल बजवानी नहीं की, जो इम्प्लीमेंटेशन कायदे नहीं हुए, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। जिस तरह से मी टू कैंपेन दुनिया से निकल के भारत में आ गया, जो भी हो जिनके खिलाफ भी कंप्लेंट मिल रही है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है जांच करे और कार्रवाई हो। हमें लगता है कानून से कोई बड़ा नहीं, चाहे वो फिल्म अदाकार हो, कोई केंद्र का मंत्री हो, राज्य का मंत्री हो, या कोई पत्रकार हो, कानून के आगे सब बराबर है। और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि गंभीरता से सारी कंप्लेंट को लें, जांच करें, और जो गुनहगार हो उन पर कार्रवाई की जाए। थाने के राबौड़ी में नातिया इनामी मुकाबले का इनेकाद किया गया। सुन्नी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से नातिया मुकाबले का इनेकाद किया गया। इसमें कई तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कामयाब तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। मुफ्ती अजीमुद्दीन की सदारत में इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया। उन्होंने दीगर मीडिया में तालीम हासिल करने वाले तलबा से भी नातिया मुकाबलों में हिस्सा लेने की अपील की। सफर हज के लिए ग्लोबल टेंडर तलब करने का मामला है कि मुतालबा तूल पकड़ता जा रहा है। चंद दिन कबल हज सेवा समिति के वफ्द ने मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात करते हुए ग्लोबल टेंडर तलब करने की अपील की थी, जबकि मरकजी वजीर ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद हज सेवा समिति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस केस की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। सब्सिडी ख़त्म कर दिया सरकार ने, और किराया दुगुना तिगुना हाजियों से वसूला जाने लगा। 90,000 रुपये वाराणसी से, 1 लाख रुपये श्रीनगर से, 1 लाख रुपये आपके गुवाहाटी से, और 58,000 रुपये बॉम्बे से किराया हाजियों का वसूला जाने लगा। तो हज सेवा समिति ने यह महसूस किया कि अब ग्लोबल टेंडर होना चाहिए। इसका पारदर्शिता और सफाई और साफ सुथरा निज़ाम होना चाहिए। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा रोजमर्रा का मामूल बनकर रह गया है। आज मुंबई में पेट्रोल में 9 पैसे और डीजल में 29 पैसे का इजाफा हुआ। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बेहद परेशान हैं और अपनी बेजारी का भी इजहार कर रहे हैं। वो इस महंगाई के लिए
मोदी हुकूमत को जिम्मेदार भी करार दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का असर देखने को मिल रहा है। एनसीपी ने हुकूमत महाराष्ट्र पर खुद साख्ता बिजली का बहरान पैदा करने का इल्जाम लगाया। एनसीपी का इल्जाम है कि महाराष्ट्र हुकूमत रियासत का बिजली पैदा करने वाला कोयला इलेक्शन के पेश नजर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भेज रही है ताकि इन रियासतों के इंतखाबात में बीजेपी को फायदा हो। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक से खास बातचीत की। इलाकों में बिजली का बहरान है। एनसीपी का इल्ज़ाम है कि बिजली का बहरान जो है वो हुकूमत का खुद साख्ता है, ये हुकूमत ने खुद बनाया है। हम चलिए बात करते हैं एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक साहब से। क्या इल्ज़ाम है आपका जो बिजली का बहरान, बिजली नहीं मिल पा रही है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, बहुत से इलाकों में, तो उस पर आपका इल्ज़ाम क्या है, क्या वजह है इसकी? महाराष्ट्र में बिजली का बहरान जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में जितने प्रोजेक्ट हैं अगर पूरी क्षमता से चलेंगे तो एक्सेस बिजली हमारे पास है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान का संकट 2 महीने पहले शुरू हुआ। महाराष्ट्र के हिस्से का कोयला लगभग हमें 32 रैक कोयला मिलता था कोल इंडिया से, 16 रैक आज कम मिल रहा है। पूरा कोयला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को डाइवर्ट किया जा रहा है। 3 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र की जनता को परेशान करने का काम बीजेपी के माध्यम से है। और ये जो भी संकट है, ये संकट बीजेपी की राजनीति की वजह से महाराष्ट्र की जनता के ऊपर आया है। तो क्या आपकी हिकमत अमली क्या होगी इसको जो सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कोयले को लेकर, बिजली को लेकर, तो एनसीपी ने जो है वो क्या हिकमत अमली अपनाने की कोशिश की है? 12 तारीख से हमारे आंदोलन शुरू हो रहे हैं। हमारी महिलाएं जहाँ जहाँ ब्लैकआउट रहेगा, जहां बिजली की सप्लाई नहीं होगी, वहां पे कंदिल मार्च निकाला जाएगा। हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एमईसीबी के कार्यालय पे आंदोलन करेंगे और जनता में हम संदेशा पहुंचाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर इस तरह के हालात कर रही है। 3 जो पड़ोसी राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पे लाभ उठाने के लिए इस तरह के हालात महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं। ये हम जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। नवाब मलिक साहब का सीधा ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र में खुद साख्ता बिजली का बहरान जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है और ये बिजली जो है वो सीधे तौर पर उन इलाकों में, उन रियासतों में भेजी जा रही है। इसका कोयला जो है, बिजली का कोयला सीधे तौर पर उन रियासतों में भेजा जा रहा है जहां पर चुनाव आने वाले हैं और उसका खमियाजा जो है वो महाराष्ट्र की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए नौजवानों को आगे आने की जरूरत, एसआईओ की जानिब से गुलबर्गा में जलसे का इनेकाद। रायचूर में वक्फ चैरिटेबल मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बदहाली का शिकार, बोर्ड की लापरवाही पर मकामी लोगों की तशवीश। और मद्रास यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू में कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद, बैरूनी और मकामी शोरा ने पेश किया कलाम, सामाईन हुए महसूस। चलिए खबरों को तफसील से जानेंगे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि आज के नौजवानों पर कौम की तामीर की जिम्मेदारी माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए आज के नौजवानों को खुद आगे आना होगा, खुद अपने आप को तैयार करना होगा। गुलबर्गा में एसआईओ के एक जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि आज के नौजवानों को वक्त की जरूरत भी खुद ही बनना है। हमारी खास रिपोर्ट। एसआईओ की जानिब से रवा माह की 19, 20 और 21 तारीख को रायचूर में रियासती सतह का कन्वेंशन होने जा रहा है। कन्वेंशन के ताल्लुक से तलबा में शऊर बेदार करने के लिए कर्नाटक भर से 2 कारवां निकाले गए। एक कारवां मंगलुरु से निकला है जो कि जनूबी कर्नाटक को कवर करेगा और एक कारवां बीदर से निकला जो कि शुमाली कर्नाटक को कवर करेगा। और बीदर से निकला जब ये कारवां गुलबर्गा पहुंचा तो एक बड़े अवामी जलसे का इनेकाद किया गया।
ये डर का माहौल कौन पैदा कर रहा है इस देश में? किसको इस डर के बाजार से फायदा है? कौन डर की मार्केटिंग कर रहा है? SIU ऑफ इंडिया इस डर को खत्म करना चाहती है, इस डर की मॉब लिंचिंग करना चाहती है, इस डर के विचार को खत्म करना चाहती है। लिहाजा विचार देती है कि हुआ तबाकुम, कि हम ही चुने गए हैं, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फर्ज आइन है कि हम खड़े होंगे और लोगों को बताएंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह इस मुल्क के अंदर 19 साल की उम्र में आकर 2 साल तक इस मुल्क में रहने वाले सारी इंसानियत के दिल की धड़कन बन जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं 2018 के ये नौजवान, मुस्लिम नौजवान इस मुल्क में रहने वाले सियासतदानों की आप धड़कन क्यों नहीं बन सकते? SIU का कहना है कि एक बेहतर माशरे की तश्कील के लिए एक बेहतर सोच की भी जरूरत है। एक तहरीक के लिए एक नजरिए की जरूरत होती है। इसी तनाजुर में SIU ने रियासत भर में हुआ जतब्बाकुम मुहिम शुरू की है। आप इस समाज के नवनिर्माण के लिए आपको तैयार होना है। समाज का अगर नवनिर्माण, अगर ऐसे माशरे में जहां फसाद को, जहां अलग अलग कौम के बीच में, मजहब के बीच में, जहां हमारे इस कौमों के बीच में जो है दंगा फसाद कराया जाता है, सियासी मुद्दों पे जो है स्टूडेंट्स को बहस कराई जाती है और उनके अंदर एक अग्रेसिव नेचर बिल्डअप किया जाता है, तो हम वहाँ ये कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अरीवीना नालेगागी के लिए, एक बसीरत अफरोज कल के लिए तैयार होना है। SIU का कहना है कि मोहब्बत, उल्फत, अमन भाईचारे, अदलो इंसाफ के रास्ते से ही एक तामीरी सेहतमंद माशरा तश्कील दिया जा सकता है और इसी की सिमत ये तमाम काविशें हो रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। औकाफी जायदादों का अहम मकसद गरीब, बेसहारा और मुस्तहिक मुसलमानों की तरक्की करना है, लेकिन मुल्क में शाज़ नादिर ही ऐसे औकाफी इदारे मौजूद होंगे जहां पर मंशाए वक्फ की मौसर अमल आवरी हो रही हो। कर्नाटक के रायचूर शहर में भी वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाले एक अस्पताल की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। कसीर आमदनी वाले इदारे के तहत चलने वाले इस अस्पताल की बदहाली पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक के शहर रायचूर की जामा मस्जिद का शुमार रियासत की कदीम और तारीखी मस्जिदों में होता है। खास बात यह है कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के कसीर आमदनी वाले इदारों में से एक है। मस्जिद के तहत सैकड़ों मिल्कियात और जायदादें हैं, जिसके जरिए वक्फ बोर्ड को माहाना 2.5 लाख रुपए की आमदनी होती है। मस्जिद के तहत गुज़िश्ता कई बरसों से वक्फ चैरिटेबल मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस अस्पताल चलाया जाता है। इस इदारे की आमदनी का 25% हिस्सा अस्पताल के लिए दिया जाता है। शुरुआत में कई बरसों तक इलाज मुआवजे के लिए लोग दूर दूर से अस्पताल आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अस्पताल अपनी शनाख्त खोता चला जा रहा है। इस इदारे का जो दस्तूर है, इस दस्तूर की रूह से वक्फ चैरिटेबल हॉस्पिटल को 25% आमदनी दी जाती है। माँ बाकी रकम जो 50% कुछ भी फलाही कामों के लिए दस्तूर के मुताबिक मुख्तस है, उसके लिए महफूज कर दी गई है। 25% आमदनी इदारे के मुलाजिमिन की तनख्वाहों, इमाम और खतीब साहब की तनख्वाहों के लिए महफूज है। मगर इसके बावजूद भी ये इदारा आज बिल्कुल ही खामोश हो चुका है। यहाँ पर कोई फलाही काम नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इदारा पिछले 16 साल से ज़ायद अरसे से रास्त आलिया वक्फ बोर्ड की निगरानी में है। सराफा बाजार जामा मस्जिद के दस्तूर में इदारे की आमदनी से गरीब मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप भी देना शामिल है, लेकिन वक्फ बोर्ड की लापरवाही और बाज लोगों की अजारदारी की वजह से इदारे के दस्तूर की मौसर अमल आवरी नहीं हो पा रही है। मकामी अवाम वक्फ चैरिटेबल मैटरनिटी एंड चिल्ड्रंस अस्पताल की सरगर्मियों को शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से नसीम अशरफ की रिपोर्ट। खलीजी मुमालिक में लोग रोजगार के लिए जाते हैं और जब उन्हें कोई परेशानी होती है तो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया भटकल में देखने को आया, जहां के 18 माहीगीरों को, जो कि दुबई में मछलियों का शिकार कर रहे थे, ईरान की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2.5 माह का लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। गिरफ्तार माहीगीरों के रिश्तेदारों ने हुकूमत हिंद से इस सिलसिले में उनकी रिहाई की अपील की है।
21 जुलाई को हम दुबई के समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकले थे। 27 जुलाई को हम जब मछली पकड़ रहे थे तब दुबई की सरहद पर ईरानी नेवी ने हमको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि तुम ईरान की सरहद के अंदर दाखिल हो चुके हो। तब से हम ईरान के किस जजीरे में नज़रबंद हैं। तकरीबन 25 दिनों के बाद ईरानी नेवी ने दुबई के और एक बोट को गिरफ्तार किया जिसके 6 अफराद जेल में कैद हैं। हम सबों के घरों की माली हालत बहुत ही ख़राब है, इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमको जल्द अज जल्द यहाँ से आज़ाद कराएं। वो लोग फिशरमैन के काम के लिए गए हुए थे, थोड़ा बॉर्डर क्रॉस भी नहीं किए, दुबई के बॉर्डर के अंदर ही थे। ईरान के पुलिस उनको पकड़ के ले गए। आज 2.5 महीना हो गया। आज अभी थोड़ी परेशानी हो गई है, घर वाले सब परेशान हैं बहुत दिन। अभी 2.5 महीने का टाइम हो गया, लेकिन कुछ यही नहीं, छोड़ नहीं रहे उनको। तो फिर अभी हम लोग इसमें इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। चेन्नई की मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। शोबा उर्दू की अंजुमन आबनाए कदीम के पहले इजलास के मौके पर इस खुसूसी मुशायरे का इनेकाद किया गया। तमिलनाडु के मारूफ शायर अलीम सबा नवेदी ने मुशायरे की सदारत की, जबकि मकामी शायर शाहिद मद्रासी ने निजामत के बेहतरीन फराइज अंजाम दिए। कर्नूल के अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुजफ्फर अली शाहमेरी ने अपनी मकबूल तरीन नज्म ए मेरी जिंदगी मौत तुझ से भली पेश की, जबकि मकामी शोरा ने भी बड़े ही दिलचस्प अंदाज में अपना कलाम सुनाते हुए खूबसूरत समा बांधा और सामईन को खूब महसूस किया। सफर में दूर तक मंजर नए हैं, सफर में दूर तक मंजर नए हैं, पुराने शामियाने ढूंढता हूँ। सफर में दूर तक मंजर नए हैं, पुराने शामियाने ढूंढता हूँ। काला ज़र्फ होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगूं होकर भरा करती है पैमाने, सुराही सर निगूं होकर भरा करती है पैमाने। मैं बेगुनाह हूँ उनको भी है पता, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ उनको भी है पता, लेकिन गुनाहगारों में आता है मेरा नाम अक्सर। अनाने और तकब्बुर ने जब उठाया है सर, अनाने और तकब्बुर ने जब उठाया है सर, बिगड़ के रह गए होते हुए भी काम अक्सर। रूठ कर जो चला गया हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने के मामलात ने कर्नाटक के मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हालिया महीनों में एक के बाद एक धोखाधड़ी के इसी तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आपको बता दें कि मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? बेंगलुरु के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के लिए चंद वाकयात परेशानी का सबब बने हुए हैं। शहर में चंद कंपनियों ने हलाल सरमायाकारी के नाम पर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को धोखा दिया है। इस धोखाधड़ी से मुतासर अफराद अब पुलिस स्टेशन और अदालतों के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। ये अफराद अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा गंवा बैठे हैं और अब बेबसी के आलम में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के मुंतजिर है। हमारी बहुत सेविंग्स, हमें दाल को मेहनत के पैसे, बच्चों के फीसों को बनने के पैसे, शोहर को झूठ बोलने के पैसे, सब हमें बचा को डालिए। जरा हमारे से तुम्हें मदद करो, हमें बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, सब बहुत परेशान है। 2.5 लाख सर, मेरा 600 मेरे बच्चों का फ्यूचर के वास्ते, मेरा घर का किराया और मेरे बच्चों के फीस के वगैरह होता है करके मैं सोच के डाली। सारा रोड की होगी। मैं परसों से सुसाइड करने ही चले गई थी। मैं मुतासरा अफराद के हक में आवाज उठाने वाले कहते हैं कि बेंगलुरु और दीगर शहरों में कई हजार अफराद ने धोखा खाया है। बगैर तहकीक किए सरमाया लगाना, कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच, कंपनियों के बुलंदबांग वादों पर भरोसा कर लेना अवाम के लिए धोखे का सबब बन जाता है। ये जो धोखे में आने के लिए ये लोग जो इस्तेमाल किए हैं कि जो बड़े बड़े कंपनीज
के हलाल इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े कंपनीज का ये लोग नाम लिए, जैसे कि अरफा स्कूल या इस्लामिक वर्ल्ड। अब पता चला कि वो भी बेचारे धोखे का है। इसकी जांच होने के बाद पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत। में अभी हाल ही में जो है एम्बिडेट कंपनी जो है, इसके मालिकान जो है, कंपनी भी बंद हो गई और वो फरार भी हो गए। आला वेंचर्स कंपनी भी बंद हो गई, लोग भी किसी को नहीं मिल रहे हैं। अजमीरा है, ऐसी कई कंपनियां हैं। अब नई नई ये कंपनियां है मार्गनल, ये सब कंपनियां जो है लोगों के पास बहुत बड़ा नफ़ा देने के और ख़ास तौर से ये वादा करते हैं कि ये जो है इस्लामिक तरीक़े से और हलाल इनकम है। मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने पैसा डाला है, पैसा डालने से पहले देख लें कि ये कौन लोग हैं जो कंपनियां चला रही हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही सीबी में रजिस्टर होती है। मुतासरीन ने पुलिस स्टेशन के अलावा रियासती अक़लियती कमीशन में भी शिकायत दर्ज करवाई है। वज़ीर-ए-आला HD कुमारस्वामी और आला पुलिस ऑफिसर्स को भी इस मसले से वाकिफ करवाया गया है, लेकिन अब तक मुतासरीन को किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। हमें तो अपनों ने ही लूटा के मिस्दाक मुतासरा अफराद अब अपने किए पर पछता रहे हैं। दूसरी जानिब ये सवालात भी उठ रहे हैं कि हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने का ये सिलसिला आखिर कब बंद होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम लीडरान आखिर इस अहम मौजू पर यूं खामोश क्यों बैठे हैं। ये लोग अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद की रिपोर्ट।